हेलो, नमस्ते, राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। हम शिक्षा मनोविज्ञान की विधियां देख रहे थे। आज इस शिक्षा मनोविज्ञान की सभी विधियों से जुड़े कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो चलो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि मनोभौतिकी विधि। हमने इससे जस्ट पिछली क्लास में ही देखा था मनोभौतिकी विधि क्या है। मनोभौतिकी विधि किसके बीच संबंध का अध्ययन करती है? तो मनोभौतिकी हमने देखा था, मनोभौतिकी क्या करती है? उद्दीपक, बाह्य उद्दीपक, और जो हमारे मन में उन उद्दीपक को लेकर जो हमारी क्रिया आ रही है वो क्या है? रेस्पॉन्स। तो शरीर और मन की बात तो बिल्कुल भी नहीं करते, शरीर और मन की बात नहीं करते। उद्दीपक और प्रतिक्रिया, स्टिमुलस और रेस्पॉन्स की बात नहीं करते। ये करते हैं भौतिक उद्दीपक और मानसिक अनुभूति। मतलब कोई बाह्य रूप से हमें, मतलब बाहर से जैसे हमारे आंखों पे लाइट पड़ी एकदम से और हमारी आंखें क्या हुई? बंद। यानी जो मानसिक अनुभूति, जो हमारे शारीरिक रूप से, जो यानी हमारे शरीर के द्वारा जो रिएक्शंस आ रहे हैं, जो हमारी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो रिएक्शंस आ रहे हैं, वो मनोभौतिकी में आते हैं। बाह्य उद्दीपक यानी भौतिक उद्दीपक क्या थी? लाइट आई, ऐसे जैसे एकदम से हमने साउंड सुना था बहुत तेज, उससे क्या हुआ? हमारे कान बंद हो गए, हमने कानों पे हाथ रख लिया, बंद कर लिया। तो ये क्या? बाह्य जो उद्दीपक थे उसके द्वारा जो हमारे शरीर ने या जो हमारी ज्ञानेंद्रियों ने जो रिएक्शन किया, ये क्या है? मानसिक अनुभूति। जो हमें फील हुआ वो क्या था? मानसिक अनुभूति। तो मनोभौतिकी विधि का इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा भौतिक उद्दीपक और मानसिक अनुभूति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनोभौतिकी के जनक कौन है? क्या वॉटसन मनोभौतिकी के जनक है? बिल्कुल नहीं, ये तो व्यवहारवादी थे। स्किनर भी नहीं, इन्होंने सीखने के सिद्धांत दिए थे, सीखने के सिद्धांत दिए थे, जिसे किस नाम से जाना जाता है? इनका है ऑपरेंट कंडीशनिंग। ये हम देखेंगे बाद में। फ्रेचनर और पावलोव, तो पावलोव ने भी नहीं दिया था, इन्होंने शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत दिया था। फ्रेचनर थे जिन्होंने मनोभौतिकी का जनक माना जाता है इन्हें, फ्रेचनर को। नेक्स्ट देखो, स्टिमुलस। स्टिमुलस क्या होता है जिसके बारे में हम इतने टाइम से बात कर रहे हैं? स्टिमुलस क्या होता है? ये प्रतिक्रिया बिल्कुल नहीं होती। रेस्पॉन्स तो इसके द्वारा जो हमारे रिएक्शन आते हैं वो होते हैं प्रतिक्रिया, रेस्पॉन्स। अनुभूति, अनुभूति क्या होती है? सेंसेशन। सेंसेशन भी जब आएगा जब हम कोई बाहरी रूप से हमें कोई उद्दीपक, यानी कोई हमें क्रिया होगी, फिर उसके बाद जो रिएक्शन आएगा या जो हमारे अंदर शरीर में जो सेंसेशन आएगा, और बाहरी उत्तेजना और मानसिक स्थिति। तो स्टिमुलस क्या होता है? बाहरी उत्तेजना, एक्शनल स्टिमुलस। यानी जो बाह्य रूप से जो हमें कुछ फील आ रहा है, उससे हमारा जो रिएक्शन आ रहा है, जैसे हमें एकदम से बहुत तेज साउंड सुना था, हमारे आंखों में रोशनी पड़ी, तो ये सब क्या थे? बाह्य उद्दीपक। यानी बाहरी रूप से जो कोई क्रिया हो रही है जिसके द्वारा हमें रिएक्शंस आ रहे हैं, जो हमारी प्रतिक्रिया दे, जिसकी वजह से हमें हमारी कोई प्रतिक्रिया हो रही है, वो क्या है? स्टिमुलस, यानी उद्दीपक, जिसे बाहरी उत्तेजना कहते हैं। नेक्स्ट देखो, सेंसेशन क्या है? क्या बॉडी सेंसेशन है? तो बिल्कुल नहीं। सेंसेशन क्या होता है? मन। क्या मन सेंसेशन है? क्या वातावरण सेंसेशन है? और क्या बिहेवियर सेंसेशन है? अब बताओ इनमें से क्या होगा कि अगर हमसे पूछे कि सेंसेशन क्या है, यानी जो हमने अभी देखा था कि सेंसेशन क्या होता है? अनुभूति। तो हमें अनुभूति कौन करा रहा है? क्या व्यवहार अनुभूति करा रहा है? नहीं। वातावरण अनुभूति करा रहा है। या सेंसेशन जो हमें फील हो रहा है, तो हमें कहाँ पे होता है? वातावरण से। वातावरण से हमें सेंसेशन फील होता है, यानी हमारी कोई अनुभूति फील होती है। जैसे हमने किसी चीज को छुआ, कोई हमने आग को छुआ, तो हमें क्या लगा? तेज लगा, एकदम से गर्म लगा। तो वो क्या था? वो गर्म लगा, तो वो क्या था? वो सेंसेशन था, लेकिन वातावरण से फील हुआ। मन, मन सेंसेशन नहीं होता, सेंसेशन होता है शरीर। यानी जैसे हमारे आईज, नोज, ये मतलब जो भी हमारी ज्ञानेंद्रिय है ना,
ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो हमें फील होता है ना, वही क्या होता है, वो सेंसेशन में फील हो जाता है। यानी जो हमारे ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो फील किया जा रहा है वही क्या है, सेंसेशन। चाहे हमें अच्छा फील हो रहा है चाहे बुरा फील हो रहा है, तो ये सब किस में आता है, सेंसेशन में। जैसे हमने किसी ठंडी चीज को छुई और बड़ी ठंड है, नॉर्मली बड़ी ठंड है, और हमने किसी ठंडे के हाथ लगाए तो हमें क्या, हमने एकदम से हाथ हटा दिया। एक हमने बहुत प्यारा सा फूल देखा, उसको छुआ, हमें बहुत ही प्यारा सा फील आया, तो वो सब क्या है, सेंसेशन। यानी ये जो शरीर, यानी जो हमारे शरीर के जो ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो फील होता है वो होता है सेंसेशन में आता है। नेक्स्ट देखो, न्यूनतम सीमा, एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड क्या है। न्यूनतम सीमा ये आता है, हमने देखा था जो मनोभौतिकी विधि है उसमें आता है यूज में, कि न्यूनतम सीमा क्या होती है। तो देखो इसको पढ़ के समझ में आ रहा होगा कि न्यूनतम सीमा। तो अब ये बताओ कि अधिकतम की बात होगी कि किसी भी अधिकतम चीज के बारे में बात होगी, तो बिल्कुल भी नहीं। कि अधिकतम उद्दीपक, बिल्कुल भी नहीं। सबसे कम उद्दीपक जिसे महसूस किया जा सके, दो उद्दीपकों का अंतर, और प्रतिक्रिया की गति, तो स्पीड ऑफ रेस्पॉन्स, ये क्या होगा, ये न्यूनतम सीमा बिल्कुल नहीं होगा। न्यूनतम सीमा क्या है, सबसे कम उद्दीपक जिसे महसूस किया जा सके, ये क्या है, न्यूनतम सीमा। सबसे कम, सबसे कम यानी न्यूनतम, सीमा यानी लिमिटेशन। जैसे कि हम कोई साउंड सुन रहे हैं और हम उस साउंड को, की जो लिमिटेशन है, जैसे कि हम 20 डेसिबल का साउंड सुन पा रहे हैं, फिर हम देखेंगे कि क्या हम 19 डेसिबल का साउंड सुन पा रहे हैं क्या, तो 19 डेसिबल का हम साउंड नहीं सुन पा रहे हैं। फिर हम देखेंगे 21 डेसिबल का हम साउंड सुन पा रहे हैं क्या, तो बिल्कुल सुन पा रहे हैं। तो वो जो लिमिट थी ना, जो निम्न सीमा थी, वो क्या थी, 21 डेसिबल। यानी वो न्यूनतम उद्दीपक जिसे हम महसूस कर पा रहे हैं, तो वो क्या होगी, न्यूनतम सीमा। जैसे कि हमें, जैसे हम हमारे वॉल्यूम को भी कम ज्यादा करते रहते हैं ना, जैसे हम कोई गाना सुन रहे हैं और हम हमारे वॉल्यूम को कम ज्यादा कर रहे हैं, जितना हम सुन पा रहे हैं, तो हम जो उसमें वॉल्यूम होती है, जो फर्स्ट वॉल्यूम होती है, वो होती है मिनिमम वॉल्यूम की जिसे हम सुन सकते हैं। उसके ऊपर बढ़ते बढ़ते उसकी हाईएस्ट सीमा तक जाता जाएगा। तो वो क्या होती है, जो मिनिमम सीमा है ना, जिसे हम सुन पा रहे हैं, जिसे हम फील कर पा रहे हैं, जो बाह्य उद्दीपक है जिसे हम फील कर पा रहे हैं, न्यूनतम सीमा है, वो क्या है, न्यूनतम सीमा में आता है। दो उद्दीपकों का अंतर, दो उद्दीपकों का अंतर न्यूनतम सीमा नहीं होता, वो होता है भेद सीमा। भेद यानी डिफरेंस कर पा रहे दो उद्दीपक। जैसे कि हमने क्या सुनी थी, हमने 20 डीबी की, 20 डेसिबल की साउंड सुना था। अब हम सुन रहे हैं 40 डेसिबल का साउंड, तो क्या हम इसमें डिफरेंस कर पा रहे हैं कि ये साउंड स्लो है, ये साउंड तेज है, कोई लाइट है। तो हम जैसे अंधेरे कमरे में और एकदम से रोशनी वाले कमरे में चले गए, तो हमें वो लाइट क्लियरली फील हो रही है, तो वो क्या है, हम जिस चीज में डिफरेंस आसानी से निकाल पाते हैं, डिफरेंस आसानी से नाप पा रहे हैं, वो क्या है, भेद सीमा। यानी दो उद्दीपकों में अंतर पहचानना, डिटेक्टिंग डिफरेंस बिटवीन टू स्टिमुलस, ये क्या है, भेद सीमा। अब ये क्या, उद्दीपक का अंत, ये बिल्कुल नहीं है। अनुभूति का आरंभ, अनुभूति का आरंभ होता है, जिसे हमने अभी देखा था, लिमिटेड लिमिट्स वो थी ना, न्यूनतम सीमा। ये जो न्यूनतम सीमा क्या है, न्यूनतम सीमा यानी अनुभूति का आरंभ, जिसे हम फील कर पा रहे हैं, जिस सेंसेशन को हम, न्यूनतम यानी आरंभ हो रहा है, जिस जहां से हम उसको सुन पा रहे हैं, वो क्या है, न्यूनतम सीमा। प्रतिक्रिया देना, ये तो क्या है, रेस्पॉन्स दे रहे हैं। हम जिसे फील कर पा रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं, तो वो होगा कि दो उद्दीपकों में अंतर पहचानना, तो वो क्या होगा, भेद सीमा। नेक्स्ट देखो, अंतरदर्शन विधि की मुख्य आधार क्या है, अंतरदर्शन। अब इस शब्द को समझो, इसे इंग्लिश में क्या बोल रहे हैं, इंट्रोस्पेक्शन मेथड। अंतरदर्शन, हम तो एक बार इसके ऑप्शन देखो कि दूसरों का व्यवहार, अंतरदर्शन का मतलब दूसरों का व्यवहार हो सकता है क्या, स्वयं का मानसिक अनुभव, प्रयोग और निरीक्षण। तो देखो इस शब्द को पकड़ो, क्या है, अंतर दर्शन, अंतर यानी खुद के मन का दर्शन करना, एक तरह से खुद के अंदर का दर्शन करना। तो इसका क्या हो जाएगा, स्वयं का मानसिक अनुभव, ये इसका आ जाएगा। दूसरों का व्यवहार करना अंतर दर्शन में नहीं आएगा,
प्रयोग करना ये भी अंतर्दर्शन में नहीं आएगा। हम दर्शन करें, निरीक्षण करना ये भी नहीं है, ऑब्जर्वेशन भी नहीं है अंतर्दर्शन का मतलब। इसका आएगा कि स्वयं के मानसिक अनुभव को क्या कहेंगे हम, अंतर्दर्शन। यानी अंतर्दर्शन विधि का मुख्य आधार क्या है, खुद का जो मन में जो अनुभव आ रहे हैं ना उनको फील करना ही क्या है, अंतर्दर्शन। यानी हम खुद को जानना चाह रहे हैं। अंतर्दर्शन विधि की प्रमुख कमियां क्या है, तो सटीकता। अगर सटीकता कमी होती है क्या, सटीकता कभी कमी नहीं होती कि भाई हम एक्यूरेट आंसर निकाल पा रहे, तो वो कोई कमी नहीं होगी। वस्तुनिष्ठता की कमी, सरलता, कम समय, ये सब कमियां नहीं है। ये सब क्या है, इसके जो इसकी अच्छाइयां हैं या जो उसके गुण है, ये क्या है, गुण है। लेकिन कमी क्या है, वस्तुनिष्ठता की कमी। यानी उसमें क्या है, ऑब्जेक्टिविटी नहीं है। ऑब्जेक्टिविटी यानी हम उसको सही नहीं मान सकते उस चीज को, कि जो हमने सोचा, जो आंसर निकला वो एकदम एक्यूरेट है। एक्यूरेट जिसे माना जाएगा जिसपे कोई वैज्ञानिक विधि लग रही है, जिसमें कोई प्रयोग हो रहा है। अब जैसे अंतर्दर्शन है, हम जैसे एक बच्चा है जो टीवी देखकर, कोई उसने मूवी देखी टीवी में, उसे एक बच्चे को तो वो मूवी अच्छी लग रही, लेकिन जहाँ दूसरा बच्चा उसे वो मूवी अच्छी नहीं लग रही, तो मतलब दोनों की थॉट चेंज हो गए उस एक मूवी को लेकर ही। तो इसमें क्या होता है, अंतर्दर्शन यानी हम खुद के भावनाओं को रख रहे हैं, लेकिन उसमें सटीकता हो ये हम गारंटी नहीं ले सकते हैं। यानी वस्तुनिष्ठता की क्या होती है, कमी होती है इसमें। अब निरीक्षण विधि में क्या किया जाता है, तो निरीक्षण विधि, निरीक्षण को इंग्लिश में पढ़ो क्या है, ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्व कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं, तो निरीक्षण में क्या किया जाएगा, निरीक्षण ही किया जाएगा। अब देखो इसमें किस प्रकार के शब्द दे रखे हैं, प्रयोग, एक्सपेरिमेंट। तो निरीक्षण में एक्सपेरिमेंट नहीं आएगा, प्रत्यक्ष अवलोकन, साक्षात्कार, तुलना। तो तुलना करना निरीक्षण करना नहीं है, इंटरव्यू लेना भी निरीक्षण करना नहीं है। प्रत्यक्ष अवलोकन यानी डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन क्या है, निरीक्षण विधि। यानी हम किसी को सामने देखकर उसका व्यवहार जानना चाह रहे हैं, कि वो क्या व्यवहार कर रहा है, कैसे समय में। यानी हम उसको निरीक्षण कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं, उसका ध्यान रख रहे हैं, उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं कि वो कैसे समय में कैसा व्यवहार कर रहा है। तो वही क्या है, निरीक्षण विधि, यानी चीजों को ऑब्जर्व करना। प्राकृतिक निरीक्षण क्या हो जाएगा, प्राकृतिक यानी नेचुरली हम निरीक्षण कर रहे हैं। अब नेचुरल है मतलब जिसमें कोई बनावट नहीं है, कोई मिलावट नहीं है, तो क्या होगा, मतलब हम ऐसा कोई वातावरण बनाकर हम बच्चे को कोई ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं। बच्चा खेल रहा है, हम उसे देख रहे हैं, हम उसका बिहेवियर क्लास में हम पढ़ा रहे, पढ़ाते पढ़ाते हमने उसको ऑब्जर्व कर लिया, तो ये क्या हम नेचुरली ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो उसके देखो उसे क्या कहेंगे, नियंत्रित, बिल्कुल नहीं। नियंत्रित वातावरण तो जब होगा जब हम उन्हें कुछ नियंत्रण में रखकर, फिर हम जैसे कुछ क्वेश्चंस दे देंगे, अब बोलेंगे कि आप इसका आप आपके मन की बात रखो, फिर हम उनको ऑब्जर्व करेंगे, या हम कुछ ऐसा वातावरण बनाकर फिर हम उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो वो नेचुरली नहीं है, कृत्रिम, आर्टिफिशियल। स्वाभाविक वातावरण में जो ऑब्जर्वेशन होता है वो होता है प्राकृतिक निरीक्षण, प्रयोगात्मक भी नहीं है। कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल, और नियंत्रित ये भी आर्टिफिशियली एक तरह से, यानी कंट्रोल एरिया, यानी आर्टिफिशियली उनका निरीक्षण किया जा रहा है, उनको पता है कि उनका ऑब्जर्वेशन हो रहा है, कि उनको पता है उन पे कोई विधि अप्लाई हो रही है, तो वो क्या हो जाता है, वो होता है आर्टिफिशियली। और जो नेचुरली यानी स्वाभाविक वातावरण में हो रहा है, जैसे बच्चे खेल रहे हैं, खेलते खेलते को हमने ऑब्जर्व कर लिया, दो बच्चे बातें कर रहे हैं कि वो पढ़ाई पे किस प्रकार ध्यान दे रहे हैं, टीचर क्लास में पढ़ाते पढ़ाते बच्चों को ऑब्जर्व कर रही है कि कौन सा बच्चा कितना ध्यान दे रहा है, कोई बच्चा कितना ध्यान नहीं दे पा रहा, क्यों ध्यान नहीं दे रहा, वो सब ऑब्जर्व कर रही है। क्या उसने उसका मेथड चेंज किया, अब ऑब्जर्व कर रही है कि अब बच्चे ध्यान दे रहे हैं क्या, जो भी पहले ध्यान नहीं दे रहे थे। तो ये क्या है, जो नेचुरली ऑब्जर्वेशन हो रहा है, उन्हें क्या बोलेंगे, जो स्वाभाविक वातावरण में हो रहा है। नेक्स्ट की प्रयोगात्मक विधि का मुख्य उद्देश्य क्या है, प्रयोगात्मक विधि यानी प्रयोग जहाँ हो रहा है उसका उद्देश्य क्या होगा, केवल अवलोकन, कारण परिणाम संबंध ज्ञात करना, तुलना करना, या प्रश्न पूछना। तो प्रयोग, प्रयोगात्मक विधि का जो मुख्य उद्देश्य केवल प्रश्न पूछना नहीं होता, केवल कंपैरिजन करना नहीं होता, केवल अवलोकन करना नहीं होता, इसका होता है कारण और परिणाम संबंध। मतलब हम प्रयोग कर रहे हैं किसी चीज में, तो प्रयोग करेंगे कि हम अगर ऐसा वातावरण दे बच्चों को तो उसका क्या परिणाम निकलेगा,
तो ये चीज हम प्रयोग करके देख पा रहे हैं, क्योंकि हम बहुत से बच्चों पे सेम प्रयोग कर रहे हैं। जैसे कि हमने क्या किया, बच्चों को मोबाइल दे दिया। अब हम देख रहे हैं कि हम देखना चाह रहे हैं कि बच्चों को मोबाइल देने के बाद उनकी पढ़ाई पे कितना इफेक्ट पड़ रहा है, क्या उनके नंबर बढ़ रहे हैं या ये नंबर कम हो रहे हैं। और एक जहां हमने देखा कि भाई बच्चों को हमने मोबाइल दिया, अब मोबाइल नहीं दिया, अब उनके नंबर पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, उनके कारण परिणाम में संबंध स्थापित कर रहे हैं प्रयोग के द्वारा। तो प्रयोगात्मक विधि का उद्देश्य क्या होता है कि कारण समझो और उसका क्या निकालो। उस हमने क्या किया, हमने कोई कारण यानी कोई हमने कोई ऐसी सिचुएशन रखी, अब उसका परिणाम देखा कि अब क्या उसका इफेक्ट आ रहा है बच्चों पे। कि जैसे हमने क्या किया, पढ़ाई के घंटे बढ़ा दिए, अब देख रही कि उनके मार्क्स में जो उनके नंबर आ रहे हैं उसमें क्या डिफरेंस आ रहा है। तो जो प्रयोग होता है ना, तो प्रयोग केवल एक बच्चे पर करके हम उसका उसका रिजल्ट नहीं निकाल देते। प्रयोग होता है बहुत से बच्चों पे, मतलब उनका सब पे प्रयोग करते हैं, बहुत सौ का, बहुत सी अलग अलग परिस्थिति में प्रयोग करते हैं, अलग अलग स्थान पे लोगों का प्रयोग करते हैं, फिर हम एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। तो वो क्या होता है प्रयोगात्मक, जिसमें हमने कारण और उसका परिणाम का संबंध ज्ञात किया। अब आश्रित चर क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल। आश्रित चर क्या होता है, आश्रित होता है जैसे जो कारण हमने चेंज किया और कारण का जो परिणाम आया, परिणाम बदल रहा है। हमने क्या किया, हमने कोई स्थिति बताई, अब स्थिति से जो परिणाम में चेंजेस आ रहे हैं वो क्या है, आश्रित। वो किस पे आश्रित हो गया, जैसे हमने बच्चों को मोबाइल दिया, तो मोबाइल से आश्रित कौन हो गया, जो नंबर आ रहे हैं, नंबर चेंज हो गए। हमने जिन बच्चों को मोबाइल नहीं दिया, तो उससे इफेक्ट किस पे पड़ रहा है, नंबरों पे। तो यानी आश्रित कौन हो रहा है, जिस पे इफेक्ट पड़ रहा है। तो इफेक्ट किस पे पड़ रहा है, जिसे बदला जाता है, बदला जाता है वो तो क्या है, कॉज हो गया। हमने कोई कारण चेंज कर दिया, परिणाम जो रिजल्ट निकल रहा है ना, जो रिजल्ट निकल रहा है वही क्या है, जो चेंज हो रहा है। हमने एक कारण हमने खुद ने बनाया, उस कारण का जो परिणाम निकला वो जो है, जो चेंज हो रहा है। जो स्थिर रहता है, स्थिर रहता है वो भी नहीं है, जो नियंत्रित होता है वो भी नहीं है। तो आश्रित कौन है, आश्रित क्या हो रहा है, रिजल्ट आश्रित हो रहा है, जो भी परिणाम निकल रहे हैं वो आश्रित हो रहा है उस कारण पे। कि हमने अगर बच्चों को, हमने क्या किया, बच्चों के घंटे बढ़ा दिए तो क्या हो रहा है, ये नंबर चेंज हो रहा है। तो ये सब किस पे डिपेंड, आश्रित कौन हो गया, चेंज कौन हो रहा है, तो वो हो रहा है परिणाम, यानी जो बदल रहा है। अब केस स्टडी का उपयोग किसके लिए किया जाता है, केस स्टडी। केस स्टडी हमने देखा था कि कोई बच्चा है, उसकी पूरी हिस्ट्री ज्योग्राफी हम निकालते हैं कि वो बच्चा ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है, उसके पीछे उसका हम परिवार समाज, जो जिन जिन के भी बीच में वो रहता है, जैसे उसके दोस्त है, उसके माता पिता है और विद्यालय है, तो हम सब जगह से उसके बारे में जानते हैं, जानना चाहते हैं, जिससे क्या पता चले, उसका रीजन पता चले कि उसका जो ये अब नॉर्मल बिहेवियर है वो किस वजह से हो रहा है। तो वो केस स्टडी होती है। तो केस स्टडी में उपयोग किसके लिए किया जाता है, समूह के अध्ययन में, ग्रुप का अध्ययन नहीं होता। एक व्यक्ति का गहन अध्ययन, प्रयोग और सर्वेक्षण। तो सर्वे नहीं किया जाता केस स्टडी में, एक्सपेरिमेंट भी नहीं किया जाता, ये किया जाता है एक व्यक्ति का गहन अध्ययन। हम एक ही बच्चे को डीपली उस पे क्या कर रहे हैं, हम उस पे स्टडी कर रहे हैं। तो वो क्या हो जाएगा, केस स्टडी। उपचारात्मक विधि, ये क्या है, उपचारात्मक विधि, उपचार से समझो। उपचार, हम उपचार कराने जाते हैं ना हमारी बीमारी का, कोई क्या है उपचारात्मक। अब उपचार का क्या है, समस्या पहचानना उपचार होता है क्या, समस्या पहचानना उपचार नहीं होता, ये निदानात्मक में आता है। निदानात्मक यानी हमने क्या किया, उस समस्या को पहचाना, यानी निदानात्मक विधि में आता है। समस्या का जो समाधान किया जाता है, हमने निदान ढूंढा फिर उसका क्या किया, समाधान, वो होता है उसका उपचारात्मक, यानी हमने उसका क्या कर दिया, समाधान कर दिया। हमने प्रॉब्लम ढूंढी निदानात्मक के द्वारा, अब उसका क्या किया, हमने समाधान कर दिया, उपचारात्मक कहलाता है। तुलना करना नहीं होता और प्रयोग करना भी नहीं होता। तुलनात्मक विधि, तुलनात्मक विधि यानी इसके नाम से स्पष्ट है कि तुलना कर रहे हैं।
यानी किसी दो व्यक्ति में तुलना करें, जैसे गर्ल्स है और बॉयज है, उन दोनों में तुलना करें कि ये गर्ल्स ज्यादा अच्छे से इस चीज को समझ पा रही है कि बॉयज समझ पा रहे हैं, या ये दो बच्चे हैं, इन दो बच्चों में हम डिफरेंस जानना चाह रहे हैं कि कौन सा बच्चा किस परिस्थिति में कैसा बिहेव कर रहा है। कि जैसे अगर दोनों को सेम परिस्थिति में रख दिया लेकिन अब इनका आईक्यू लेवल कितना शार्प है, तो हम दोनों के बीच में तुलना कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है, तुलनात्मक यानी तुलना विधि। प्रयोग नहीं है, निरीक्षण नहीं है, साक्षात्कार नहीं है। नेक्स्ट देखो, सह संबंधात्मक विधि किसका अध्ययन करती है? तो सह संबंध यानी इसके नाम में से ही स्पष्ट है, सह संबंध यानी क्या हो रहा है, संबंध स्थापित हो रहा है, यानी रिलेशन स्थापित हो रहा है। कारण और परिणाम नहीं, तुलना भी नहीं और प्रयोग भी नहीं, इसका होगा रिलेशन स्थापित होना, यानी को रिलेशन से ही समझ जाओ कि सह संबंध यानी संबंध स्थापित हो रहा है। नेक्स्ट देखो कि सह संबंध का सही अर्थ क्या है। अब इसका सही अर्थ क्या है, कारण बताना, क्या कारण बनाना इसका अर्थ है, या संबंध बताना, या प्रयोग करना, या मापना। तो मापना इसका अर्थ नहीं होगा। सह संबंध यानी संबंध था इसका, संबंध से रिलेटेड, यानी संबंध बताना कि इस चीज का इसमें क्या संबंध है। जैसे कि समझो कि बादल, जैसे बारिश हो रही है और बारिश हो रही है और हम क्या अम्ब्रेला लेके घूम रहे हैं, तो बारिश का अम्ब्रेला से क्या हो गया संबंध। लेकिन ये संबंध क्या, कॉज और इफेक्ट को दिखा रहा है, यानी कॉज इफेक्ट और केवल जो संबंध है ना रिलेशन, उसमें अंतर समझो। कि जैसे समझो कि कॉफी पी रहे हैं, कि कॉफी पीने के बाद वो वर्कआउट उसका ज्यादा हो रहा है, कॉफी ज्यादा पी रहा है तो वो वर्कआउट ज्यादा कर पा रहा है, तो ये क्या है, संबंध है। लेकिन केवल इसका एक ही रीजन नहीं हो सकता कि कॉफी की वजह से ही वो वर्कआउट ज्यादा कर पा रहा है। हो सकता है उसकी नींद अच्छी हो, उसने नींद अच्छी ली हो, वो स्ट्रेस फ्री हो, इसलिए वो ज्यादा वर्कआउट कर पा रहा है। अब अब जैसे अम्ब्रेला, हम अम्ब्रेला यानी छतरी का यूज, बारिश हो रही है और हम छतरी का यूज में ले रहे हैं, अम्ब्रेला का यूज में ले रहे हैं, तो इसमें कॉज और इफेक्ट क्लियर दिख रहा है कि हमने छतरी का यूज में क्यों लिया, क्योंकि बारिश हो रही है। यानी कारण क्या था उसको यूज में लेने का, बारिश की वजह से, तो वो कॉज इफेक्ट आएगा। वो संबंध में भी आ सकता है, लेकिन अगर ऑप्शन आ जाए ना कि कॉज इफेक्ट वाला, कि इसका उदाहरण क्या होगा, तो आपको इसके उदाहरण को, ये सह संबंध को और जो कॉज इफेक्ट है उसको अच्छे से समझना होगा कि उसका क्या एग्जैक्ट रीजन केवल एक यही है। कि जैसे अभी पढ़ाई, बच्चों की पढ़ाई खराब हो रही है इस मोबाइल की वजह से, तो क्या केवल मोबाइल ही उस पढ़ाई का कारण हो सकता है क्या? वो कब पता चलेगा, जब हमने प्रयोग किया। हमने प्रयोग किया, हमने एक पर्टिकुलर कमरे में बच्चों को बैठा दिया था, दो बच्चों का ग्रुप बनाया जिसमें एक बच्चों के ग्रुप को हमने मोबाइल दिया और दूसरे बच्चों को हमने मोबाइल नहीं दिया। अब हमने उनसे कोई क्वेश्चंस याद करने के लिए कहा, अब उनके हाथ में मोबाइल भी है, तो अब वो मोबाइल की वजह से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। अब उससे क्या हो रहा है, वो याद नहीं कर पा रहे और अच्छे से याद भी नहीं किया और उनके नंबर कम आए। और जहाँ उधर दूसरे ग्रुप के बच्चों में डिस्ट्रैक्शंस नहीं है, तो वो क्या हो रहा है, उनके नंबर अच्छे आ रहे हैं। तो हमने प्रयोग किया था, तो उस प्रयोग से हम उसका, यानी हमने कारण और इफेक्ट निकाल लिया था। लेकिन जहां हम ऐसे जनरली बात कर रहे हैं कि बच्चों के पास मोबाइल था इसलिए उनके नंबर कम आ रहे हैं, अब वो क्या है, जैसे हम नॉर्मली बात करें कि बच्चे मोबाइल ज्यादा चलाते हैं ना इसलिए उनके नंबर कम आ रहे हैं, तो केवल एक ही रीजन है कि मोबाइल कम चलाते हैं। हो सकता है कि वो ज्यादा खेलते हो इस वजह से नंबर कम आ रहे हैं, या कोई और रीजंस की वजह से नंबर कम आ रहे हैं। लेकिन हमने क्या किया, उस मोबाइल का यूज ज्यादा, मोबाइल का यूज ज्यादा और नंबर, जो मार्क्स आ रहे हैं उसका रिलेशन बता दिया कि मोबाइल का यूज ज्यादा कर रहे हैं तो नंबर क्या आ रहे हैं, कम आ रहे हैं। तो ये जो हमने रिलेशन बताया जनरली बिना प्रयोग के, तो वो आता है संबंध यानी सह संबंध विधि में। और जहाँ हम प्रयोग करके उसका कॉज और इफेक्ट जान रहे हैं, वो आता है प्रयोगात्मक विधि में।
नेक्स्ट देखो, रेटिंग स्केल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो रेटिंग स्केल रेट करने के लिए, रेटिंग स्केल से समझ में आ रहा होगा कि हम किसी चीज को रेट कर रहे हैं, यानी उसका उसको हम नंबर दे रहे हैं कि 5 में से 4 स्टार दे रहे हैं, या हम कुछ अलग तरीके से उसको नंबर दे रहे हैं कि गुड है, बेटर है या बेस्ट है। तो ये क्या रेट कर रहे हैं? डेटा डाटा का संग्रह करना क्या रेटिंग होता है? गुण का मूल्यांकन करना, प्रयोग करना भी रेटिंग नहीं है, निरीक्षण करना भी रेटिंग नहीं है। तो क्या है? गुणों का मूल्यांकन करना है, यानी हम उसके जो गुण है उसको नंबर दे रहे हैं कि 5, जैसा हम देते हैं ना कि कोई रेस्टोरेंट में जाते हैं तो उसकी फूड को रेटिंग दे रहे हैं, या फिर उसके रेस्टोरेंट को रेटिंग दे रहे हैं, कोई होटल है तो उसके होटल को रेटिंग दे रहे हैं, यानी उसके गुणों को रेटिंग दे रहे हैं, यानी गुणों को मूल्यांकन कर रहे हैं कि ये अच्छा होटल था या खराब था, तो उस हिसाब से हम उनको नंबर दे रहे हैं। तो ये क्या आता है रेटिंग स्केल में? कोटि विधि, रैंक मेथड, कोटि में क्या होता है? प्रयोग क्या कोटि में आएगा? तो बिल्कुल भी नहीं। नेक्स्ट देखो, कोटि विधि में प्रयोग नहीं आएगा। वर्गीकरण करना या निरीक्षण करना या तुलना करना, तो बताओ तुलना किस में होती थी? तुलनात्मक विधि में। निरीक्षण किस में हो रहा है? ऑब्जर्वेशन में। तो वर्गीकरण करना आ रहा है कोटि विधि में, यानी हम क्या कर रहे हैं? उनको वर्गीकरण कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, यानी ऑर्डर देना, जैसे फर्स्ट या सेकंड या थर्ड नंबर पे आ रहा है ये, तो उनको क्या हमने कर दिया? क्लासिफिकेशन कर दिया उनका। तो वो किस में आता है? कोटि विधि में। ऐसे कालानुक्रमिक विधि, कालानुक्रमिक, काल का मतलब क्या होता है? समय का, काल का अर्थ क्या निकलता है? समय से रिलेटेड, यानी कोई समय से रिलेटेड ही इसका आंसर आएगा कालानुक्रमिक विधि। तो स्थान बिल्कुल नहीं, समय क्रम बिल्कुल सही, व्यक्ति नहीं, प्रयोग नहीं। तो कालानुक्रमिक विधि में क्या होता है? समय का क्रम देखा जाता है कि हम क्या कर रहे हैं? अलग अलग समय पर सेम बच्चे का निरीक्षण कर रहे हैं, उसका क्या कर रहे हैं? हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है? हमें पता चल रहा है कि उसका विकास किस प्रकार से हो रहा है, वो किस एज में कितना विकसित हुआ, किस एज में कितना सीखा। ये क्या कर रहे हैं? हम अलग अलग एज में ऑब्जर्व कर रहे हैं, यानी अलग अलग एज में उनका प्रयोग कर रहे हैं, उनका विकास जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो क्या होता है? कालानुक्रमिक विधि। विकासात्मक विधि, विकासात्मक विधि क्या होगा? देखो, विकासात्मक विधि में यानी हम उसका विकास जान रहे हैं, विकास जानना चाह रहे हैं कि उसका डेवलपमेंट किस प्रकार हो रहा है। तो वर्तमान स्थिति में होएगा, या समय के साथ विकास देखेंगे, या तुलना करेंगे, या प्रयोग करेंगे। तो प्रयोग तो बिल्कुल नहीं आएगा, तुलना भी नहीं आएगा, वर्तमान स्थिति में नहीं। विकासात्मक, हमें विकास का कब पता चलेगा? जब हम उसका समय के साथ विकास देख रहे हैं, यानी अलग अलग समय में उसका अलग अलग विकास हो रहा है। तो यानी जैसे दांत, हम जानना चाह रहे हैं कि बच्चे के दांत किस एज तक पूरे आ जाता है, तो हम आज ही तो पता नहीं कर पाएंगे ये चीज। हमें क्या, उनका अलग अलग एज में उनका ऑब्जर्व करना पड़ेगा, अलग अलग मंथ में देखना पड़ेगा कि इस मंथ में बच्चे के इतने दांत आए, फिर इस मंथ में इस एज में इतने आ गए, और इस एज में आते आते उनके पूरे दांत आ गए। तो हमने क्या किया? अलग अलग समय पे उनका ऑब्जर्व किया, तब जाके उनका विकास पता चला ना। अब हम सोचे कि आज ही उसका डेवलपमेंट पता चल जाए, तो वो कैसे पॉसिबल होगा? तो समय के साथ में विकास देखा जाता है। विभेदात्मक विधि, विभेद करना, विभेदात्मक का मतलब समझो, विभेद करना यानी क्या करना? अंतर करना, डिफरेंस करना। तो समानता, तो समानता और डिफरेंस, सिमिलरिटी और डिफरेंस, तो ये क्या हो गए? एक तरह से अपोजिट हो गए, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। अंतर ज्ञात करना, प्रयोग निरीक्षण, तो ये तो बिल्कुल नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अंतर ज्ञात करना, यानी फाइंडिंग डिफरेंसेस, यानी उनके बीच का अंतर ज्ञात करना ही क्या है? विभेदात्मक विधि, यानी विभेद कर रहे हैं, डिफरेंस देख रहे हैं। प्रमाणमिति विधि, मेजरमेंट यानी मेजर कर रहे हैं। अब मेजरमेंट यानी मापना, मेजरमेंट यानी मापना, प्रमाणमिति। तो प्रयोग नहीं आएगा, निरीक्षण नहीं आएगा, तुलना भी नहीं आएगा। मनोविश्लेषण विधि का संबंध किससे है? मनोविश्लेषण विधि यानी मन का विश्लेषण करना। मनोविश्लेषण शब्द को तोड़ के समझो कि मन का क्या कर रहे हैं? विश्लेषण। और मन के हमने कितने प्रकार देखे थे? चेतन मन, अर्धचेतन, अचेतन मन। अब देखो इसमें देखते क्या है,
इसका संबंध किसे? बाहरी व्यवहार से। हम तो मन के बारे में बात कर रहे हैं, तो बाहरी व्यवहार का कोई सिमिलरिटी नहीं है, तो बाहरी व्यवहार नहीं होगा, प्रयोग भी नहीं होगा, निरीक्षण भी नहीं होगा, क्या हो जाएगा? अचेतन मन। यानी मनोविश्लेषण विधि में क्या किया जाता है? अचेतन मन का विश्लेषण किया जाता है, जिसमें दमित इच्छाएं होती है, ऐसी जो घटनाएं जो जिसके बारे में हमें पता नहीं होता, लेकिन वो हमारे जीवन में इफेक्ट डाल रही होती है, उसकी वजह से हमारे व्यवहार पे इफेक्ट पड़ता है, वो क्या आता है? अचेतन मन में। तो मनोविश्लेषण विधि का संबंध किससे? अचेतन मन। प्रश्नावली विधि में क्या होता है? प्रश्नावली विधि में क्या होता है? प्रश्न से समझो कि प्रश्न किए जाते होंगे। अब कौन से प्रश्न की बात की जा रही है? प्रश्नावली मौखिक प्रश्न होंगे क्या? क्वेश्चन सॉल्व किए जा रहे हैं, उनसे सही गलत के बारे में पूछा जा रहा है, तो वो आएंगे लिखित क्वेश्चंस में, राइटिंग क्वेश्चंस में आएगा प्रश्नावली विधि, प्रयोग और निरीक्षण नहीं। तो क्या आ जाएगा प्रश्नावली विधि में? लिखित यानी राइटिंग क्वेश्चंस। तो आज हमने कुछ वीडियो के क्वेश्चंस देंगे, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे उसके आगे की और क्वेश्चंस, जिसके बारे में हम बात करते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।